गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कक्षा 6 विज्ञान विषय में सजीवों के लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सजीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसके पहले सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होते हैं इसको पढ़ लिए हैं। चलते हैं अगली कक्षा को स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्या करना है, सबको कॉपी अपनी निकाल लीजिए और इसको जितना मैं बताऊं बोर्ड पर इसको नोट करते चलो, ठीक है। चलो देखो आज हमारा क्या है, सजीवों का वर्गीकरण। देखिए सजीवों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो, अब सजीव कौन कौन से होते हैं। सजीव में जंतु भी आते हैं, पौधे भी आते हैं। सजीव में कौन कौन आते हैं, जंतु और पौधे। देखते होंगे कि अपने आसपास कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं, जंतु देखते हैं। अब इनको सुविधा के लिए, अध्ययन के लिए, जिससे कि इनका अध्ययन आसानी हो सके, तो इनको सुविधा के लिए विभिन्न विभिन्न वर्गों में बांटना यानी समूहीकरण करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण में देखते हैं कि कौन जंतु छोटा है, कौन विशालकाय जंतु है, कौन स्वपोषी है, कौन परपोषी है। पौधों में देखते होंगे ना कि पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। लेकिन ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं वे क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या करते हैं कि सजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यहाँ ध्यान दो। पहला है जंतु और दूसरा पौधे। जंतु और पौधे हो गए। अब देखते हैं हमको किसका पहले वर्गीकरण करना है, जंतुओं का। किसका वर्गीकरण करोगे, जंतुओं का। चलो अगला हेडिंग डालो, जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण। जंतु में आप अपने आसपास देखते हैं कई प्रकार के जंतु देखते हैं। विशालकाय, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जंतु, इनको आंखों से, साधारण आंखों से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हो, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। यानी वे कैसा जीव कहलाएंगे, सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। अब देखते हैं कि इनका कैसे कैसे वर्गीकरण कर सकते हो जंतुओं का। सबसे पहले हम देखते हैं इनको, पहला है संरचना के आधार पर। इनकी संरचना कैसे होती है, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, जंतु जो होते हैं उनकी संरचना कैसे होती है, यानी कैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है और कैसे वे बने होते हैं, उसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। और दूसरा देखते हैं मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, यानी कैसे जंतु जो जिसके शरीर में मेरुदंड पाया जाता है, रीढ़ की जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो पाई जाती है, और किसमें नहीं पाई जाती है, उसका हम इसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। पहला हो गया संरचना के आधार पर, दूसरा मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, और तीसरा आ जाइए प्रजनन विधि के आधार पर। तीसरा प्रजनन विधि के आधार पर। अब देखते हैं कि जंतु कैसे प्रजनन करते हैं। कुछ जंतु क्या होते हैं, अंडे देते हैं, सिर्फ उसके अंडे से चूजे निकलते हैं जो बड़े होकर के नए जंतु बन जाते हैं। कुछ जंतु होते हैं बच्चे देते हैं। अच्छा, जो जंतु अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं, और जो जंतु बच्चे देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाएंगे, अंडयुज कहलाएंगे, और क्या कहते हैं बच्चे देने वाले जंतु क्या कहलाएंगे, जरायुज कहलाएंगे। अंडे देने वालों में देखते होंगे आप, आपके आसपास पक्षी दिखते हैं,
छिपकली दिखते हैं, सांप दिखता है, ये सब क्या है? अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले जंतु जैसे हो गए गाय हो गए, बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब क्या है? बच्चे देने वाले जंतु। बच्चे देने वाले जंतु क्या कहलाएंगे? जरायुज। और अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाएंगे? अंडयुज। तो इस तरह हम जंतुओं का वर्गीकरण उनके प्रजनन विधि के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? और इसमें कुछ होते हैं लैंगिक, अलैंगिक, यानी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, वो भी होता है। उसका प्रजनन कैसे होता है आते हैं, अब देखते हैं। चौथा, वास स्थान के आधार पर, वास स्थान के आधार पर, हैबिटेट जो उनका होता है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, यानी कौन सा जंतु कहाँ पर रहता है। जैसे कुछ जंतु होते हैं वायवीय होते हैं, यानी वायुमंडल में ऐसे उड़ते रहते हैं। जैसे पक्षी हो गया, पक्षी को देखते होगे ना अपने आसपास, वे उड़ते रहते हैं। कुछ जंतु होते हैं वृक्ष पर रहते हैं, जैसे बंदर को देखिए, बंदर कहाँ रहता है? वृक्ष पे रहते हैं। कुछ जंतु होते हैं गुफाओं में रहते हैं, गुफाओं में जैसे शेर हो गए। कुछ जंतु मकान बनाकर रहते हैं, मकान बनाकर कौन रहता है? मनुष्य रहता है। कुछ जंतु जो देखिए आप लोग पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले कौन से जंतु हैं? जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, घोंघा हो गया, सीप हो गए, ये सब पानी में रहते हैं। कछुआ हो गया, ये भी पानी में रहता है। कुछ जंतु जो होते हैं दोनों जगह रहते हैं, दोनों जगह, यानी पानी में भी रहेगा और स्थल पर भी रहेगा, यानी जल में भी रहेगा और स्थल पर रहेगा। ऐसे जंतु को क्या कहते हैं? उभयचर। इसको लिख लीजिएगा, एम्फीबियन, उभयचर। उभयचर में देखो कौन आता है? जैसे मेढक, मेढक क्या है? यह एम्फीबियन है, पानी में रहता है, त्वचा से सांस लेता है, और जब ये स्थल पर आ जाता है तो फेफड़े से सांस लेता है। इसमें देखो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसी के अनुकूल अपने आप को बना लेता है। अब पानी में रहने वाले जंतु देखो, जैसे मछली हो गई, किससे सांस लेती है? गलफड़े से, उनमें गिल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह हम जंतुओं का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? संरचना के आधार पर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, वे कैसे बने होते हैं, उनका खाने का तरीका क्या होता है, रहने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ है बॉडी स्ट्रक्चर से हम पता कर सकते हैं। और फिर दूसरा आते हैं मेरुदंड। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर क्या होते हैं? यानी कार्डेट एंड नॉन कार्डेट होते हैं। जो देखते होंगे आप उनके, आप खुद अपने बैक बोन में ऐसे पीठ पे बीचों बीच लगा के देखिए, इसमें मेरुदंड पाई जाती है। कुछ जंतुओं में मेरुदंड नहीं पाया जाता है, जैसे केचुआ देखिए, केचुआ में मेरुदंड होता है? नहीं होता है, नहीं होता ना। कुछ होते हैं उनमें मेरुदंड पाया जाता है, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, इन सब में मेरुदंड पाया जाता है। लेकिन जोंक हो गया, लीच जिसको बोलते हैं, उसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। अर्थवर्म हो गया यानी केचुआ हो गया, उसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। तो ये इनके बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। चलो ये हो गया। अब लिखिए संरचना के आधार पर, ये तो हम लोग लिख रहे थे। अब जंतुओं का वर्गीकरण हम देखते हैं संरचना के आधार पर। सबसे पहले लिखिए संरचना के आधार पर। पहला हमारा क्या है? संरचना के आधार पर। अब देखो संरचना में जैसे कैसे हो गया कि एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जंतु, ठीक है, और बहुकोशिकीय जंतु। अब देखो इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं यूनी सेलुलर एनिमल्स, और इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स। अब देखो एक कोशिकीय में जैसे कौन सा? ऐसे जंतु जिनके जीवन की सभी क्रियाएं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जंतु या ऐसे जीव जिनका निर्माण किससे हुआ हो?
एक कोशिका से हुआ हो, वे एक कोशिकी कहलाते हैं। समझ रहे हो ना, उनके बॉडी का निर्माण किससे हुआ रहता है, एक कोशिका से, इसलिए वे एक कोशिकी कहलाएंगे। और देखो हम नीचे लिख रहे हैं पहले इसका, एक कोशिकी का लिख लो, लिख रहे हैं हम, यहां लिख लो, जिन जंतुओं का शरीर बोले तो बॉडी केवल एक कोशिका से, केवल एक ही कोशिका से बना हो, क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। देखो इनका एक स्ट्रक्चर होता है, यानी इनका एक कैरेक्टर होता है कि इनका जो बॉडी होता है पूरा किससे बनेगा, एक कोशिका से, और इनकी जीवन की सभी क्रियाएं, जो फिजियोलॉजी इनकी संपन्न होती है, एक ही कोशिका से संपन्न होती है। चाहे पोषण हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे रिस्पायरेशन हो, चाहे लोकोमोशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, ठीक है, सब कुछ किससे संपन्न होगा, ओनली वन सेल, बाय ओनली वन सेल, एक ही कोशिका से उनकी जीवन की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। या उनका शरीर जो होता है एक ही कोशिका से बना होता है, इसलिए ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय कहलाते हैं। जैसे देखो उदाहरण में लिख लो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, आदि, इनके जीव जो होते हैं किससे बने होते हैं, एक ही कोशिका से। देखे होंगे आप, अमीबा ऐसे रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया। पैरामीशियम देखो ऐसे होता है, जैसे चप्पल के सोल की तरह, आप अपना देखिए ना, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सिलिया होते हैं, यानी फ्लैजिला होते हैं, जो इसके लोकोमोशन का कार्य करता है, इसमें गति करता है, ठीक है। और युग्लिना भी उसी तरह बना होता है। आ जाइए बहुकोशिकीय जीव, ये तो एक कोशिकीय हो गया ना, अब आइए बहुकोशिकीय जीव के बारे में देखते हैं, लिख लेना बाद में, इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करो। हाँ देखो, एक कोशिकीय जंतु हो गए, अब लिखो बहुकोशिकीय जंतु। ये दूसरा हमारा है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जंतु कैसे होते हैं, जिनके बॉडी का निर्माण, यानी जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है भाई मल्टी सेलुलर। लिखो दूसरा हेडिंग बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जंतु, यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक। अब सोचो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा यूनिसेलुलर, अब हमको पढ़ना क्या है, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर। तो ऐसे जंतु, लिखो आगे, ऐसे जंतु हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ऐसे जंतु ऐसे जंतु जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, वे बहुकोशिकीय जंतु
कहलाते हैं। ठीक, देखो हम लोगों ने क्या देखा, ऐसे जंतु जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वे बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। जैसे बहुकोशिकीय जंतु में उनके ऑर्गन सिस्टम होते हैं। पहले उनका सेल बनेगा, उसके बाद टिश्यू बनेगा, फिर उसके बाद ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद पूरा बॉडी बनता है। एक उनका क्रम होता है। जैसे अब उनको चलने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे, जैसे पैर हो गया, फुट हो गया, और फीडिंग के लिए उनके लिए अलग ऑर्गन्स होंगे। जैसे अपने लोग खुद देख लीजिए, हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय जंतु है ना। जैसे अब यहाँ उदाहरण लिख लो पहले, जैसे मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, हाँ भैंस, जो भी, तो ये आदि बहुत से हैं, इसको आप लोग लिख सकते हो। तो इनका शरीर जो होता है कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। अब इनके लिए देखिए, प्रजनन के लिए, जैसे जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनके प्रजनन के लिए उनके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी बॉडी में। रिस्पायरेशन के लिए यानी श्वसन के लिए उनकी बॉडी में रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। डाइजेशन के लिए उनकी बॉडी में क्या होंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन होंगे। ठीक, और उनके लिए लोकोमोशन के लिए उनकी बॉडी में क्या होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे। यानी जितना बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम होता है, पूरा बॉडी जो होता है कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। और इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जंतु, जो एक कोशिकाओं से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। जैसे हमने देखा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब हो गए एक कोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु क्या होता है, ऐसे जंतु, ध्यान सुनो, ऐसे जंतु जिनका शरीर एक से अधिक, देखो एक से अधिक, उसमें क्या था, केवल एक ही, एक कोशिका में केवल एक ही, लेकिन बहुकोशिका में क्या होगा, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वे क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह इसको लिखो, फटाफट लिखो जल्दी से। देखो बहुकोशिकीय हो गए, ये सब था क्या, संरचना के आधार पर। अब चलो आगे देखते हैं, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। देखो मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। अब देखो मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, जैसे कशेरुकी, अकशेरुकी, पहले लिखो अकशेरुकी जंतु, अकशेरुकी, अकशेरुकी जंतु। और फिर दूसरा क्या होगा, कशेरुकी, दो तरह होते हैं मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतु, अकशेरुकी और कशेरुकी। तो पहले हम देखते हैं अकशेरुकी के। देखो ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, यानी अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है, ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अकशेरुकी
जंतु कहते हैं। समझ गए? अकशेरुकी जंतु कहते हैं जैसे कीड़े मकोड़े। कीड़ों में देखो उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। मक्खी देखो, मक्खी में पाया जाता है रीढ़ की हड्डी। मच्छर में रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी? नहीं पाई जाती है। तो कीड़े मकोड़े, केंचुआ, हाँ बेटा, केंचुआ, इसके बाद काकरोच, तो तिलचट्टा भी बोलते हैं काकरोच को, लिख लो, तिल चट्टा। फिर घोंघा, हाइड्रा आदि। इन सब के बॉडी में जो होता है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है? इन सब के बॉडी में हाइड्रा मत लिखो, वैसे हाइड्रा जानते हो ना, सूक्ष्म जीव में आ जाएगा एक कोशिकी में। तो यहां देखो, ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, केंचुआ, काकरोच, यानी कि काकरोच को तिलचट्टा भी कहते हैं, घोंघा आदि, ये सब क्या हो गए? अकशेरुकी जंतु। अगला लिखा है, फटाफट लिखो, इसको नोट करो। अब देखो, अकशेरुकी हो गया, दूसरा लिखो कशेरुकी जंतु। मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, ये मेरा हो जाएगा कशेरुकी जंतु। लिखो आगे, ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। देखो, ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वे कैसे जंतु कहलाएंगे? कशेरुकी। कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जैसे, अब देखो, ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? कशेरुकी जंतु कहते हैं हम। अब देखो, जैसे मछली, मछली देखे हैं ना, मेढक, मछली, मेढक, पक्षी, गाय, बंदर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इतना ही लिखा के छोड़ दे रहा हूं, आदि। समझ गए ना? कशेरुकी, अकशेरुकी, अगर हम तुम्हारे सामने दो जंतु रख देते हैं, उसको आपको कह दिए कि इसको पहचानो, कशेरुका के आधार पर पहचान लोगे। कैसे? जिसके शरीर में देखोगे बॉडी में जो होगा रीढ़ की हड्डी उपस्थित होगी वे कशेरुकी होंगे, और जिनके बॉडी में रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होगी यानी नहीं होगी तो क्या होंगे? अकशेरुकी जंतु होंगे। अब चलो अगला लिखो, प्रजनन विधि के आधार पर। प्रजनन विधि के आधार पर, इसको नोट करो फटाफट। देखो, प्रजनन विधि के आधार पर जंतु कैसे होते हैं, इसको लिख लो। अब तीसरा हमारा जो है प्रजनन विधि के आधार पर जंतु, लिखो तीसरा, प्रजनन विधि के आधार पर जंतु। देखो, प्रजनन विधि के आधार पर जंतु देखो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहले लिख लो अंडयुज। अंडयुज, अंडयुज में देखो, और दूसरा होता है जरायुज, हम यहां लिख दे रहे हैं।
देखो अंडे देने वाले, लिख लो, अंडे देने वाले जंतु अंडयुज कहलाते हैं। देखो अंडे देने वाले जंतु जैसे कौन कौन से हैं उसमें देख लीजिए आप लोग, जैसे मछली हो गई, मछली अंडे देती है ना, मछली हो गई, पक्षी भी होते हैं, मेढक, छिपकली, घर में रहती है छिपकली, देखते होंगे, पक्षी भी लिख लो, पक्षी में सब आ जाएंगे, सांप आदि, ये सब क्या है, अंडे देने वाले। अच्छा देखो दूसरा जरायुज में क्या है, बच्चे देने वाले, बच्चे देने वाले जंतु जरायुज कहलाते हैं। बच्चे देने वाले जैसे क्या हो गए, गाय, बकरी, व्हेल का नाम सुने हो ना, व्हेल मछली, ये भी बच्चे देती है, मनुष्य, आदि। इतना इसको राइट डाउन करो। अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, अंडयुज, और बच्चे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, जरायुज। इसको ध्यान कर लीजिए, अपने दिमाग में नोट कर लो सब लोग कि अंडे देने वाले जो जंतु अंडे देते हैं वे अंडयुज कहलाएंगे, जो जंतु बच्चे देते हैं वे जरायुज कहलाते हैं। मनुष्य क्या है, अंडे देता है, बच्चे देता है ना। मछली क्या है, मछली अंडे देती है, बच्चे नहीं देती है, इसलिए वो उसको क्या कहोगे, अंडयुज कहोगे। अब हम देखते हैं वास स्थान के आधार पर, इसको ना नोट करो, पहले इसको नोट करो, हम हट जा रहे हैं इस तरफ। अब हम लोग वास स्थान के आधार पर देखते हैं, हम लोग किस पर, वास स्थान पर, यानी जो उनका हैबिटेट होता है या कैसे वे कहाँ पर रहते हैं उसके आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। चलो लिखो, अगला चौथा है वास स्थान के आधार पर, वास स्थान आधार पर। देखो सबसे पहला हमको क्या देखना है, स्थलीय, स्थलीय जंतु। आप जानते हो स्थल पर रहने वाले जंतु स्थलीय जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी, मनुष्य, ये सब क्या है, स्थलीय जंतु हैं। और दूसरा देखिए जलीय जंतु, जलीय जंतु जल में रहने वाले। और फिर वायवीय, वायवीय मतलब वायु में वो रुके नहीं रहते हैं, कुछ देर तक वो क्या कहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, जैसे पक्षी हो गया ना। फिर उसके बाद आ जाइए वृक्षाश्रयी, मतलब वृक्ष पर अधिकांश समय तक, वृक्षाश्रयी जंतु, वृक्षाश्रयी जंतु जैसे क्या हो गया, यहाँ स्थलीय जंतु क्या हो गया, स्थल पर रहने वाले, लिख लो इधर, स्थल पर रहने वाले जंतु। अब स्थल पर रहने वाले जंतुओं में देख लीजिए आप, जैसे गाय, बकरी, मनुष्य, ये सब हो गए ना। अब आ जाइए जलीय, मछली, कछुआ, मेढक। वायवीय में क्या आ जाएगा, पक्षी ना। वृक्षाश्रयी जैसे बंदर, बंदर है ना। अच्छा कुछ एक नाम सुने होंगे, उभयचर, उभयचर का मतलब जो दोनों जगह पे जल प्लस स्थल पर रहने वाले। कैसे, कौन कौन से होंगे जल और स्थल पर कौन सा रहता है, मेढक लिख लो, कछुआ, ये सब क्या है, उभयचर जंतु हैं। उभयचर का अर्थ होता है जो दोनों स्थानों पर रहता हो, पानी में भी रहता हो
और जमीन पर भी रहता हो। मेढक को देखिए, बारिश हो गया रहा ना, देखते होंगे पानी पड़ा नहीं कि वो बाहर आकर के टर टर की आवाज कर रहा होगा। जब बारिश खत्म हो जाती है कहाँ चले जाते हैं, तालाब में रहने लगते हैं। तो दोनों जगह पर रह लेता है। कछुआ देखो जमीन पर भी रेंगते हुए चलता है, कुछ दिन देखो तालाब वाला में भी देखो, उसमें भी कछुआ पाया जाता है। तो ऐसे जंतु जो क्या होते हैं, जल में भी रहते हो और स्थल में भी रहते हो, तो उनको क्या कहते हैं, उभयचर यानी एम्फीबियन। इसको इंग्लिश में एम्फीबियन बोलते हैं, जो दोनों स्थानों पर रहता हो। तो आज का कक्षा हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों का जो था सजीवों के लक्षण या सजीवों के वास स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण, कैसे कहाँ पर रहते हैं, सजीवों का वर्गीकरण किया गया प्रजनन विधि के आधार पर, उसके बाद कोशिका के आधार पर, वास स्थान के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, इन सब विधियों के आधार पर हमने आज सजीवों का लक्षण जो था वर्गीकरण था उसको किया। फिर अगली कक्षा में अगले टॉपिक को लेकर के फिर मिलते हैं। आप लोग क्या करना है बच्चों, पढ़ते रहो, अच्छे से खुश रहो और पढ़ाई से कोई काम चोरी मत करो। अपना समय निकाल करके सबसे ज्यादा किस पे समय दो, पढ़ाई पर। लोग आज के टाइम में क्या करते हैं, पढ़ाई वाले टॉपिक को नहीं देखते हैं यूट्यूब पे, किस पे देखते हैं, लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, गाने देखते हैं, जो नाचते हैं। उससे हमारा करियर नहीं बनना है। हमारा करियर किससे बनेगा, अच्छे से हम पढ़ाई करते हैं, अपना समय किस पे देते हो, शिक्षा पर, तो हम बहुत अच्छे आदमी बन सकते हैं। अभी नहीं कि हमको मोबाइल मिल गया है, हम यूट्यूब पे इंस्टाग्राम चलाने लगे, रील देखने लगे, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आपको सबसे ज्यादा किस पर समय देना है, अपने पढ़ाई पर, अपने विषय पर। आप पढ़ते हो तो आपका विकास होगा, आपके विकास से आपके गांव का, समाज का, समाज के विकास से किसका विकास होगा, देश का, हमारे देश का नाम होगा। अगर हम अच्छे इंसान बनते हैं, कोशिश हमको क्या करना है, अच्छा इंसान बनना है, अपने आप को अच्छा एजुकेशन देना है, खूब मेहनत करना है और पढ़ाई में पीछे नहीं रहना है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।